स्टूडेंट थी मैं और शादी होकर मैं यूके गई। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मेरी माइयों मेहंदी थी उस दिन मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज हो गया था और डॉक्टर्स ने जस्ट वो कहा कि जी इनके पास लिमिटेड टाइम है 15 to 18 डेज़। डिसीजन यही था कि बस जैसे हमारे माशरे में भी होता है कि एक बार नाम हो गया तो अब यहीं पे होगी शादी। तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल था, बहुत दुआएं थी कि उन्होंने 18 दिन की या 15 दिन की बजाय उन्होंने 5 साल सरवाइव किया और उसी दौरानिए में मैं ख़ुद भी कैंसर की पेशेंट रह चुकी थी। 2013 में 8 फरवरी को उनकी डेथ हो गई और असल सफ़र फिर मेरी ज़िंदगी का यूके में वहाँ से स्टार्ट होता है। तो हस्बैंड की डेथ के बाद फिर मैंने दुनिया देखी, दुनियादारी देखी, दुनिया वाले देखे। हमारे माशरे में विडोज़ को और डाइवोर्स्ड को बहुत बुरा समझा जाता है। तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया, बस फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इनकी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद और मुशक्क़त में गुजरी। इनकी शादी हुई, उसके बाद इनको पता चला कि इनके हस्बैंड को कैंसर है। इन्होंने अपनी शादी को कंटिन्यू रखा। 5 साल बाद इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी यूके में गुजारी और फिर ये पाकिस्तान वापस आई। जब ये पाकिस्तान वापस आई तो यहाँ के लोगों की बातों और लोगों के तानों ने इनको इतना डिस्टर्ब किया और मेंटली इतना अपसेट किया कि इन्होंने यहाँ रहना मुनासिब नहीं समझा और ये अज़म किया कि ये वापस यूके जाएंगी और अकेली कोई ना कोई काम, कोई ना कोई जॉब करके अपने आप को ख़ुद संभालेंगी। इसी सिलसिले में ये यूके वापस गई। वहाँ जाके इन्होंने रेडियो पे काम किया, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में जॉब की और स्ट्रगल की और स्ट्रगल करने के बाद ख़ुद अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा किया और कमाना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी वालदा का ख्याल कौन रखेगा। इन्होंने अपना वहाँ सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया और यहाँ आके अपनी वालदा का ख्याल रखा। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं ज़िंदगी में इन्होंने इतनी मुश्किलात का मुकाबला कैसे किया, जबकि ये ख़ुद भी एक कैंसर की पेशेंट थी। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सारा गुफ्तार साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप यूके गई, वहाँ जाके आपने जॉब भी की, उससे पहले आपकी क्या स्टोरी थी, आप यूके क्यों गई थी? थैंक यू सो मच अली। कासिम अली शाह फाउंडेशन में पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। और यूके जाने से पहले यहाँ पे जैसे आम घरों में हम बच्चियाँ और फिर उसके बाद स्टूडेंट थी मैं और शादी होकर मैं यूके गई और मेरे हस्बैंड वहाँ पर सेटल्ड थे और बस वहाँ से फिर ज़िंदगी की एक कहानी शुरू हुई और वो फिर इतनी एक कोई उसमें तल्ख, अच्छी बुरी सब यादें उसमें जमा होती गईं और एक 11 साल का सफ़र फिर मैंने यूके में काटा, कुछ अपने हस्बैंड के साथ और कुछ अपने हस्बैंड के बग़ैर। और जब मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड से तो अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मेरी माइयों मेहंदी थी उस दिन मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज हो गया था और डॉक्टर्स ने जस्ट वो कहा कि जी इनके पास लिमिटेड टाइम है 15 to 18 डेज़, तो इससे ज़्यादा ये सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो वो एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, लेकिन डिसीजन यही था कि बस जैसे हमारे माशरे में भी होता है कि एक बार नाम हो गया तो अब यहीं पे होगी शादी, और वैसे भी वो एक माहौल था शादी वाला। तो शादी में के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बस फिर वो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल था, बहुत दुआएं थी कि उन्होंने 18 दिन की या 15 दिन की बजाय उन्होंने 5 साल सरवाइव किया और उसी दौरानिए में मैं ख़ुद भी कैंसर की पेशेंट रह चुकी थी। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ का जो शादी का जो बंधन था ना वो यूं स्टार्ट हुआ और वो काफ़ी कर्ब वाले साल थे, क्योंकि कभी वो मेरे चेहरे की तरफ देखते थे और कभी मैं उनके चेहरे की तरफ, कि पता नहीं पहले कौन चला जाएगा। और काफ़ी स्ट्रगल की उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ, लड़े बहुत, लेकिन फिर खुदा को यही मंजूर था। तो 2013 में 8 फरवरी को उनकी डेथ हो गई और असल सफ़र फिर मेरी ज़िंदगी का यूके में वहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि उससे पहले तो मैं एक बड़े कंफर्ट जोन में थी। पहले वालदैन के घर और फिर हस्बैंड के घर। दुनिया का नहीं पता था कि दुनिया कैसी होती है,
और चीज़ों में उतार चढ़ाव कैसे आता है, हालात में उतार चढ़ाव कैसे आता है। तो हस्बैंड की डेथ के बाद फिर मैंने वो सब देखा, दुनिया देखी, दुनियादारी देखी, दुनिया वाले देखे। मैम, आम तौर पे देखा यह जाता है कि इंसान छोटी छोटी मुश्किलात से परेशान हो जाता है और कभी कभी स्ट्रेस भी ले लेता है। तो आपने इतनी बड़ी ट्रेजेडी देखी कि आपको पहले से पता था, उसके बावजूद आपने शादी भी की और फिर 5 साल का अरसा भी गुजरा। तो आपने वो वक्त कैसे गुजारा और उनके जाने के बाद आपने अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया? मेरे लिए बहुत मुश्किल था, जब उनकी डेथ हुई है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था सारी चीज़ों के साथ को फेस करना, सब चीज़ों को लेकर साथ लेकर चलना। तो वो मेरे लिए एक बहुत एक टास्क था। पहले तो मेंटली मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी उनकी डेथ को। हालांकि मुझे वहाँ पे यूके में तो वाइफ को लूप में लेते हैं, हर चीज़ बताते हैं। इवन मुझे अब डॉक्टर्स बताते थे अब इतने दिन रह गए, इतने हफ्ते रह गए हैं, इतने मिनट्स रह गए हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है, आपके हस्बैंड बस अभी कुछ ही देर में ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वो बहुत मुश्किल था, मैं काफ़ी अरसे तक एक्सेप्ट ही नहीं कर सकी और ज़िंदगी के रंगों से मैं बहुत दूर चली गई थी। लेकिन फिर मुझे इस दुनिया ने सिखाया कि नहीं, मुझे ज़िंदा रहना है। और यहाँ के जो हमारी ख़ास तौर पे माशरा है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि नहीं, मुझे ये जंग लड़नी है और अपने लिए लड़नी है। तो फिर मैंने डिसाइड किया, एक दिन बस डिसाइड किया कि नहीं, अब मैंने दुनिया को बताना है कि हमारे माशरे में विडोज़ को और डाइवोर्स्ड को बहुत बुरा समझा जाता है, या समझा जाता है कि इनकी कोई लाइफ नहीं है, ये आगे बढ़ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। तो चूँकि ऑब्वियसली पेट पालने के लिए भी और अपनी आप को स्टैंड करने के लिए भी मुझे थोड़ा खड़ा होना था, हिम्मत करनी थी। तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया और बस फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा मैंने। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया इस सारी सिचुएशन में, या आप यूके में अकेली ही थी? मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूके ही नहीं रहना। तो मैं वापस आ गई 2013, अपने हस्बैंड की डेथ के कुछ अरसे के बाद मैं वापस आ गई और ये सोच कर आई कि अब मैं पाकिस्तान सेटल्ड हो जाऊंगी। अब फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर ने, मेरे भाई ने, बहन ने बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ, और बाकायदा कथारसिस होते थे मेरे कि मैं उस ट्रॉमा से बाहर निकलूं। लेकिन हमारे माशरे का एक अलमिया ये भी है कि लोग क्या कहेंगे। तो हम लोगों के डर से भी बहुत सारी जो जायज़ बातें भी हैं उनको भी नाजायज़ करार दे देते हैं। तो भी सेटल्ड होना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गया। दैन 2014 में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यूके जाना चाहिए। फिर मैं वापस यूके चली गई। वहाँ जाके फिर जो मैंने स्ट्रगल शुरू की तो वो फिर ना ख़त्म होने वाली थी। मैंने फैक्ट्रीज़ में भी काम किया और मुझे इसमें कोई यार महसूस नहीं होती कि मैंने फैक्ट्रीज़ में भी काम किया, मैंने डिफरेंट ऐसे इदारों में भी काम किया कि जहाँ पे मुझे ऐसे मिनिमम वेजेस मिलती थी कि जो शायद मेरा एक दिन का ब्रेड एंड बटर ही आप समझ लें कि हो सकता था। लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल की और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर तवक्कल रखा और इतने स्वेट डिप्रेशन में मैं चली गई कि मैं यूके में एज अ स्वेट डिप्रेशन पेशेंट रजिस्टर्ड हो गई। मैं जब अपने फ्रेंड्स को या कुलीग्स को कॉल करती थी तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे कि अब इसने कोई नया रोना होगा, कोई नई किताब खोलनी होगी। तो वो मेरे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ मेरे लिए उससे बड़ा इंसिडेंट मेरा ख्याल है कि मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता था। तो फ्रेंड्स ने, दोस्तों ने, कुलीग्स ने एक टाइम पर आकर इतना मजाक और हंसी ठट्ठा करना शुरू कर दिया कि सारा कहाँ हो सकती है हॉस्पिटल के अलावा। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं ख़ुद भी कैंसर से सरवाइव कर रही थी, तो मेरी सर्जरीज़ होती थी, मैं अपनी हेल्थ के साथ साथ मैंने काम भी करना होता था। तो उस टाइम पे अगर मुझे ज़रूरत होती थी किसी दोस्त की तो कोई दोस्त नहीं था। तो वहाँ पर डॉक्टर्स या साइकाइट्रिस्ट ही मेरा कथारसिस करते थे और एक मुश्किल टाइम था। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से इवन यूके का और पाकिस्तान के भी कोई अच्छे साइकोलॉजिस्ट मुझे मेरे उस डिप्रेशन से नहीं निकाल सके, माँ सवाए सूरह बकरा और सूरह वाक़िया के। मैम, मुझे ये बताइएगा कि जब आप पाकिस्तान वापस आ गई थी तो आप दोबारा यूके क्यों गई? उसके पीछे क्या वजह थी, क्या रीजंस थी? एक तो ऑब्वियसली मैं जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा माशरा विडो और डाइवोर्स को एक्सेप्ट नहीं करता बिल्कुल भी। तो पेरेंट्स के लिए बेटियां वही होती हैं, लेकिन जब शादी हो जाए तो फिर लोग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो दायरा तंग हो जाता है, घुटन सी महसूस होती है, आप अपनों में ही अपने नहीं होते।
और ऐसे क्वेश्चंस आपके ऊपर उठाए जाते हैं, ऐसे सवालात उठते हैं कि जिनका जवाब शायद वक्त पर छोड़ देना चाहिए। तो मुझे उस टाइम पर यही बेहतर लगा इतना सब कुछ देखने के बाद कि मुझे यूके वापस जाना चाहिए। अब मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी के आगे हाथ नहीं कर सकती थी, अपने लिए कुछ मांग नहीं सकती थी। तो मैं ख़ुद अपने लिए अपना सहारा खुद बनना चाहती थी। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि मैं यूके वापस चली जाऊँ। मैम, कोई एक ऐसी बात जो आपको सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी, जो उस वक्त आपको सुनने को मिली या अपनों से या किसी से भी, जो आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट करती थी, जिसके बाद आपने ये फ़ैसला किया कि मैंने यूके जाना है और वहाँ जाके रेडियो पे काम करना है या अपना ही काम करना है, जो भी करना है खुद करना है? सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ पिंच करती थी वो ये थी कि तुम कोई अनोखी बेवा हुई हो। ये चीज़ मुझे ऐसे लगती थी कि हर इंसान का एक डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है जो उसको फिल करना है। लाइफ है ना, इसके डिफरेंट हर इंसान अपनी अपनी एक स्ट्रगल में, एक तगो दो में लगा हुआ है। तो हो सकता है कि जो सामने वाला मुझे ऐसी बात कर रहा है उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो और मेरा डिफरेंट हो। तो यूके में मेरे पास ये एज था कि वहाँ पर आपको कोई इस तरीके से, वहाँ इंसानियत है, नहीं करता था कोई, वहाँ पे कोई आपको पिंच नहीं करता था, जहनी अजियत नहीं देता था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको जहनी अजियत देने के लिए थे। फिर जब मैं वहाँ पर गई, और मीडिया में आने का शौक़ मुझे कभी भी नहीं था, स्क्रीन पे आने का शौक़ मुझे कभी भी नहीं था। तो काम करती थी मैं फुल टाइम जॉब जब मैंने की, जब मुझे बहुत अच्छी, बल्कि फैक्ट्री के बाद जब मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई, तो मेरा ख्याल है फर्स्ट या सेकंड मंथ था, तो मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ एंड शी वाज वेरी सीरियस। डॉक्टर्स ने 48 आवर्स का टाइम दे दिया। तो मुझे उसको छोड़ के फिर उनकी लुक आफ्टर के लिए आना पड़ा। फिर वापस गई, फिर दोबारा से स्ट्रगल की, फिर एक जॉब ढूंढी, और जब मैं उस जॉब में चली गई तो मैं फिर भी अपने हस्बैंड की, अब इस बात को, मेरे हस्बैंड की डेथ को 3 से 4 साल हो गए थे, फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो मुझसे कोई बात ही नहीं करता था, मेरी कोई कॉल ही नहीं उठाता था। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी और कुछ करना है, कि खड़े होना है, बताना है कि विडो भी स्टिल इंसान है या डाइवोर्स भी स्टिल इंसान है, और मुझे स्ट्रगल करनी है। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मैं समझती थी, ये मेरी सोच थी। तो मैंने फिर रेडियो ज्वाइन किया। तो वहाँ पे जो मेरे एक बोलने वाला जो एक अमल था कि मैं 3 आवर्स का एक शो करती थी, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया उस सारे सिनारियों से बाहर निकलने में। मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो ख़वातीन मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से, परेशानियों से या किसी भी ट्रेजेडी से गुज़रती हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी? वो उस दौरानिए में जब लोग ताना भी देते हैं, अच्छा बुरा भी कहते हैं, उस वक्त को वो कैसे गुजारें और कैसे वो मैनेज करके अपनी स्ट्रेस को तो फिर आगे चलें? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान के हाथ में नहीं है। बीमारी हो गई है, या वो विडो हैं, या वो डाइवोर्स्ड हैं, या कुछ भी और ऐसी चीज़ें हैं कि वो इंसान के हाथ में नहीं होती हैं। तो सबसे पहले तो अपना तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे, बस उसी की ज़ात पे सब कुछ छोड़ दें। अपने हाथ में चीज़ों को लेने की कोशिश कभी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव सोचना चाहिए और स्ट्रगल करते रहना चाहिए। और ख़ामोशी, मेरा ख़्याल है कि जिस टाइम हम, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं, तो जिस टाइम से मैं गुज़र रही थी, ख़ामोशी या साइलेंस वाज द बेस्ट आंसर। कि अल्लाह ताला ख़ुद बोलता है, ख़ुद जवाब देता है, और सब्र करने वालों के साथ, सब्र आई थिंक कि एक बेस्ट चीज़ है ऐसे लोगों के लिए कि अल्लाह पर तवक्कल करें और सब्र करें। वक्त आपके लिए खुद ब खुद राहें खोलता है। फिर मैम, फिर आप यूके से पाकिस्तान वापस आई और आपने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, हार्ट स्ट्रिंग्स बाय सारा के नाम से। उसके पीछे क्या विज़न था, क्या वजह थी? हार्ट स्ट्रिंग्स बाय सारा, मैं यूके में ही थी और कोविड का टाइम था और हम सब आइसोलेशन में थे। तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या मेरी ज़िंदगी के ऐसे तजर्बात हैं जिससे शायद किसी को थोड़ा सा फ़ायदा पहुंच सके। या मेरी पोइट्री थी जो मैं पढ़ती थी, शुरू से शौक़ था मुझे, तो मैं कुछ ऐसा कह सकूं कि जो शायद किसी एक के लिए कैथारसिस का ही काम कर दे या किसी के ज़ख्मों पे मरहम रख दे, कुछ इस तरह से। और दूसरा मेरा मकसद ये था कि हम अक्सर लोगों को सेलिब्रिटीज़ कंसीडर करते हैं कि जी ये सेलिब्रिटी है, लेकिन उसके पीछे पूरी उसकी एक जर्नी होती है, उसने एक सफ़र काटा होता है, मुश्किलात भी होती हैं, अच्छे और बुरे वक्त से वो गुजरे होते हैं। तो मेरा ये था कि मैं किसी डिफरेंट लोगों से मिलूं, चाहे वो आम है या ख़ास है, जिसने एक जंग लड़ी है वो अपने आप में एक हीरो है। तो मैं ऐसे लोगों से मिलके उनकी कहानी को सामने लेके आना चाहती थी अपने इस प्लेटफॉर्म पे, कि ताकि लोग उनसे कुछ सीख सकें या शायद उनकी कही हुई कोई एक बात किसी के लिए मरहम बन सके।
मैम, आप 2014 में वापस यूके गई और आपने स्ट्रगल करके अपना कैरियर भी बनाया, काम भी स्टार्ट कर दिया और अर्निंग भी स्टार्ट कर दी, अपना बोझ भी या अपनी ज़िम्मेदारियों को ख़ुद आपने उठा लिया। उसके बाद फिर आपने कैसे सोचा कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ? उसके पीछे क्या वजह थी, क्या रीज़न थी? एक्चुअली 6 साल के इस दौरानिए में पहले तो मैंने गिर के उठी, फिर गिरी, फिर उठी, अपनी सेहत, अपनी बीमारी, अपनी चीज़ों, अपने हालात के साथ लड़ती रही। लेकिन उसके साथ साथ मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी वालदा मेरे पास यूके आके सेटल्ड हो जाएं। लेकिन उनको भी मेरी तरह अपने वतन से इतनी मोहब्बत थी कि वो जाना ही नहीं चाहती थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं उनके बग़ैर वहाँ पे रहती, क्योंकि जैसे ही अगर उनकी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती थी तो मैं रिगार्डलेस कि मैं किसी भी जगह पर फंसी हूँ तो मैं आती थी पाकिस्तान उनके लिए। और मेरे लिए फिर यूके और वहाँ की कमाई और वहाँ की जो मेरा कुल असासा था वो मेरी वालदा के सामने कुछ भी नहीं था। तो मुझे चूज़ करना था कोई एक चीज़। तो मेरी यही एक सोच थी कि यूके भी यहीं है, पाउंड्स भी यहीं है, ज़िंदगी रही तो और कमा लेंगे। जिस रब की ज़ात ने आज दी है वो आइंदा भी देगा, लेकिन अगर माँ चली गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। तो इस एक चीज़ ने फिर मुझे दोबारा मजबूर किया। कोविड के बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अपनी वालदा के साथ रहूँगी। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने पोइट्री भी अपने चैनल पे काफ़ी अपलोड की हुई है, तो अपनी कोई पसंदीदा अशार में से अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल। मैं अक्सर जब रेडियो पे जब मैं शो करती थी यूके में, तो एक पोइट्री में अक्सर पढ़ा करती थी और मुझे सम टाइम लगता था कि इस पे मुझे कंप्लेन आएगी कि आपको इस पोइट्री से क्या लगा हुआ है। और वो ऐसे है कि हदूदे जान से गुज़र हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा, हदूदे जान से गुज़र हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा, वफ़ा का पौधा शजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। अभी तो फिरते हो दोस्तों में, अज़ीज़ कोई जुदा नहीं है। अभी तो फिरते हो दोस्तों में, अज़ीज़ कोई जुदा नहीं है। कोई इधर से ज़रा उधर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। ये क्या बिछड़ना, ये क्या बिछड़ना कि शाम होते ही प्यारों में लौट आना। ये क्या बिछड़ना कि शाम होते ही प्यारों में लौट आना। कोई ना जब हद्दे नज़र हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। बहुत खूबसूरत। ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी को ही ना अशार में बयान कर दिया। मैम, मुझे ये बताइएगा कि कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक़ है, उनकी फाउंडेशन और उनके काम को आप कैसे देखती हैं? माशाल्लाह कासिम अली शाह साहब ख़ुद इतनी खूबसूरत और नफीस शख्सियत के मालिक हैं कि वो सबके ही बहुत करीब हैं और अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से उन्हें नवाजा है। तो कासिम अली शाह साहब की तारीफ़ करना तो सूरज को चिराग दिखाने के मानिद है, लेकिन उनके लिए पूरी दुनिया को फ़तह करने वाले, आधी दुनिया को फ़तह करने वाले सिकंदर आज़म ने ये बात कही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए अपने बाप का मकरूज़ हूँ और अपनी ज़िंदगी को म्यार अता करने के लिए अपने उस्ताद कारैन का एहसानमंद हूँ। तो कासिम अली शाह साहब हमारे उस्ताद और हमने बहुत कुछ सीखा है और आने वाली नस्लें उनसे बहुत कुछ सीखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सारा गुफ्तार साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनकी ज़िंदगी और उसमें होने वाली ट्रेजेडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू बहुत मुफीद साबित होगा। आप भी कभी हिम्मत ना हारें और अपना बहुत ही ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।